हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का लाइफ प्रोसेसेस का रिवीजन कर लेते हैं। बोर्ड्स आपके बहुत पास है, दिसंबर खत्म होने वाला है और बस फरवरी में शुरू हो जाएंगे। अभी एक शायद प्री बोर्ड का साइकिल भी काफी सारे स्कूल्स में होने वाला होगा। तो चलो जल्दी जल्दी से बायोलॉजी का रिवीजन कर लेते हैं। ये लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं हूँ दीपा और ये है दीपा's ट्यूटोरियल। अगर आपको पसंद आता है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। मैं आई एम ऑल द बेस्ट मेरी ओर से। तो अब ऐसा करते हैं, पहले तो देखते हैं लाइफ क्या होती है। लाइफ क्या होती है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि भाई लाइफ क्या होती है, जिसमें कि ग्रोथ हो, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होती है, मूवमेंट होता है, दे नीड फूड, है ना, और दे रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, मतलब कोई भी चेंज हो रहा है तो उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, दे रिप्रोड्यूस एंड दे रेस्पायर। ये सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी थी लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। तो अगर कभी कभी क्या होता है, कोई चीज ना ऐसे पड़ी है, जैसे प्लांट्स में हमको जल्दी मूवमेंट नहीं दिख रहा है, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, तो फिर हम कैसे कहें कि वो मूवमेंट मतलब है कि लिविंग है। तो आप देखते हो ना, कोई भी चीज है, सो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अगर चल रहा है कंटिन्यूअसली तो उसको हम लिविंग कहते हैं। मतलब ये सारी चीजों के साथ साथ इसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो रहा है, ठीक है। तो इसको लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं, मतलब इसको लाइफ बोलते हैं। लाइफ प्रोसेसेस क्या चीज है, तो लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। हमारी जो बॉडी है, हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में 9 सिस्टम्स है, ठीक है ना। 9 सिस्टम्स कौन है? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, न्यूरॉन का, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम और फिर एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप अगले उसमें पढ़ोगे, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हो। स्केलेटल सिस्टम और ये अपना मस्कुलर सिस्टम अपने 6th क्लास में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बाकी आगे क्लासेस में पढ़ोगे। अभी आपको जो 4 प्रोसेसेस हैं जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी हैं, वो 4 हैं कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। एक कोमा में पड़ा हुआ इंसान भी लिविंग है क्योंकि वो ये चारों प्रोसेसेस कर रहा है, ठीक है ना। तो प्लांट्स भी ये सारी प्रोसेसेस कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं देखते हैं, एनिमल्स का और प्लांट्स का, ये सब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले अगर ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन बॉडी की, जिससे आप ज्यादा अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हो, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है कि आउटसाइड एनवायरनमेंट में से हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अंदर लेते हैं अपनी बॉडी में और उससे हम अपने न्यूट्रिशन गेन करते हैं, उससे अपनी ग्रोथ करते हैं और उससे अपना एनर्जी वगैरह का रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। तो ये तो है न्यूट्रिशन। उसमें हम लोग जो भी फूड हम लोग इनटेक कर रहे हैं उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, ताकि हम उसको अपनी बॉडी में ले सके अंदर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा न्यूट्रिशन में सब। अब जब न्यूट्रिशन हो गया तो ये जो खाना जो भी हमने खाया वो कहां से आया था? प्लांट से आया था। तो हम कहते हैं खाने से एनर्जी मिलेगी। तो खाने से एनर्जी कैसे मिली? क्योंकि प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के टाइम पे उनके अंदर सोलर एनर्जी स्टोर कर दी थी, ठीक है। वो अब आपका काम है आपकी बॉडी का कि उसमें से वो एनर्जी को बाहर निकालना। तो एनर्जी को बाहर निकालने के लिए बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कौन सप्लाई कर रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन लाया, डाइजेस्टिव सिस्टम ने फूड दिया, ठीक है। तो बेसिक फूड और ऑक्सीजन मिलकर के उस फूड का ब्रेक डाउन करेंगे और उसमें लॉक्ड एनर्जी को निकालेंगे। तो ये हो गया है रेस्पिरेशन, ठीक है। अब रेस्पिरेशन हुआ है तो फिर उसके बाद जब इसमें जो बॉडी में बहुत सारे काम चल रहे हैं, इसमें बहुत सारा एक बाई प्रोडक्ट भी पैदा हो रहे हैं और ये बाई प्रोडक्ट हमारी बॉडी के लिए खराब है, इनका रिमूवल जरूरी है, ठीक है। बहुत सारी तरह से होता है रिमूवल, पर जो यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल। उसके लिए क्या होता है कि ये वेस्ट को सारी सेल्स में से, अलग अलग सेल्स में से इकट्ठा करके, क्योंकि रेस्पिरेशन भी सेल में हुआ है, सारा इकट्ठा करके इसको ले जाना है किडनी के पास और किडनी इसको फिल्ट्रेशन करेगी। अब ऑक्सीजन आ रही है, फूड आ रहा है और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो कौन कर रहा है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम? तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस तरह से ये 4 सिस्टम जो है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और हमारी लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये चारों का रिलेशन हो गया है आपने। अब हम इसमें सबसे पहले तो न्यूट्रिशन कहते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन है प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड यूजिंग एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन योर बॉडी, ठीक है। ये न्यूट्रिशन हो गया है। सो न्यूट्रिशन के जो होता है ना, 2 तरह का होता है न्यूट्रिशन। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटो माने होता है अपने आप, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मूवमेंट जो ये है न्यूट्रिशन, वो किसमें होता है? ग्रीन प्लांट्स के अंदर।
ये मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं अपने फूड के लिए, अपना फूड खुद बनाते हैं। और हेटेरो मतलब होता है अदर्स। तो हेटेरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है वो आपका बहुत तरह का होता है। एक होता है होलोजोइक, जो हमारे अंदर हो रहा है और अमीबा के अंदर हो रहा है। फूड को अंदर लिया और जो कुछ भी उसका काम है डाइजेशन का वो बॉडी के अंदर ही किया, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है सेप्रोट्रॉफिक। सो सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है? सेप्रोट्रॉफिक में क्या करते हैं, ये प्लांट जो मशरूम वगैरह होते हैं, जो फंगाई होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको अपनी बॉडी के अंदर मतलब बॉडी के अंदर लेने से पहले उसमें बाहर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को छोड़ते हैं, सड़ाते हैं और उसके बाद फिर उसको अपने हाइफी से एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हेटेरोट्रॉफिक आ गया। और तीसरा है पैरासिटिक। पैरासिटिक वाले सबसे मस्त है, इनको कुछ नहीं करना होता है। इनको क्या होता है, जिसने फूड, प्लांट ने, एनिमल ने कोई भी फूड बना रखा है, सब कुछ कर रखा है, उस रेडीमेड फूड को ये ले लेते हैं, रेडी टू ईट वाला इनका काम होता है, ठीक है। तो ये पैरासिटिक है। अगर मैं होलोजोइक की एग्जांपल दूं तो वो है एमीबा एंड ह्यूमंस और भी बाकी सारे एनिमल्स। और फिर उसके बाद जो सेप्रोट्रॉफिक होते हैं वो उसमें आ जाएगा, मशरूम आ जाएगा, फंगाई आ जाएगा, ब्रेड मोल्ड आ जाएगा। और पैरासिटिक में जैसे आ गया लीच, ठीक है, खून पीता है। और जैसे आ गया है मलेरिया पैरासाइट। और जैसे आ गया आपका ये कुस्कुटा, कुस्कुटा पढ़ा था आपने प्लांट्स में। तो ये सारे तरह के आपके इसके अलावा एक सिम्बायोटिक होता है। सिम्बायोटिक में क्या होता है कि ऑटोट्रॉफिक और सेप्रोट्रॉफिक का कॉम्बिनेशन होता है, पार्टनरशिप होती है, वो आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रीन प्लांट्स के साथ। तो ग्रीन प्लांट में क्या है, ग्रीन प्लांट के पास एक ऐसी चीज है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट्स की सेल में क्लोरोफिल है, ठीक है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट है, और जिसमें क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल आपका पिगमेंट होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। अब ये जो क्लोरोफिल है ना, इसके अंदर एबिलिटी होती है सनलाइट को ट्रैप करने की। सनलाइट को ट्रैप करके एक्साइट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्लांट को सोलर सनलाइट को मतलब वो करने की हेल्प को रखता है। तो अब आपका क्या आ जाएगा कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जैसे ये आपका ये लोअर साइड में बीच में गैप में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, स्टोमेटा है। और यहां पर आपकी कुछ कुछ सेल्स हैं ऐसे, इनके अंदर ये दूर दूर है ऐसे, इनके अंदर यहाँ पे क्लोरोफिल होता है इस तरह से। तो ये क्लोरोफिल जो होता है वो यहाँ से क्या हो रहा है, ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा क्या होते हैं, पोर्स होते हैं ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ। इनमें ऐसे ये गार्ड सेल्स होते हैं। तो गार्ड सेल्स क्या होते हैं, जब ऐसे पड़े होते हैं फ्लैसिड कंडीशन में तो फिर ये बंद रहता है, और जब ये पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो फिर इसके बीच में क्या होता है, होल बन जाता है, ठीक है। तो ये अब आपके आगे ये चीज क्या है, ये है स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा से क्या होता है, स्टोमेटा ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है आउटर एनवायरनमेंट के साथ प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, उसमें स्टोमेटा हेल्प करते हैं। तो यहां से CO2 अंदर जाती है और बाहर निकलती है, O2 भी अंदर जाती है और बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये स्टोमेटा का काम है। अब यहाँ से क्या किया, ये इन्होंने ले लिया प्लांट्स, इसने सेल्स में जो क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, वो ले लेगा। अब इसके जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर 1 होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। ये स्टेप्स जरूर आते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। अब क्लोरोफिल एक्साइट हो जाता है और ये क्या करता है, ये वाटर मॉलिक्यूल को दो तोड़ देता है, ठीक है ना, ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू H2 एंड O2। ये ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाती है स्टोमेटा के रास्ते, और इसी से हमारी दुनिया का काम चल रहा है। हम सांस ले रहे हैं, आप सांस ले रहे हो, ठीक है। और फिर उसके बाद जो तीसरा स्टेप है उसमें क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है वो एनवायरनमेंट से आई हुई CO2 का रिडक्शन कर देती है, किसमें, ग्लूकोज में, C6H12O6, ठीक है। ये जो फूड है, रिडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। और ये जो फूड है यही बेसिक फूड है, क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोज, ठीक है। ये वाली जो रिएक्शन है ना, इसको हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये रात को भी हो सकती है। जब आपका ये सब बन गया तो ये जो है हाइड्रोजन निकली, हाइड्रोजन ये सब मतलब रात में भी हो सकता है, ठीक है। इसको इमीडिएटली दिन में होना जरूरी नहीं है। तो ये सब चीजों में आपने देखा स्टोमेटा का बहुत बड़ा रोल है। तो स्टोमेटा अगर खुले रहेंगे तो वाटर लॉस भी होगा, ट्रांसपिरेशन भी होगा ना। लेकिन क्या होता है कि जो बाकी प्लांट्स है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको वाटरिंग होती रहती है, तो वो उनका काम चलता रहता है। लेकिन जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स को क्या होगा, अगर वो स्टोमेटा खोलेंगे तो फिर क्या होगा, उनका पानी भी उड़ जाएगा, तो फिर उनकी तो लाइफ खतरे में पड़ जाएगी।
तो इसलिए वो क्या करते हैं, रात के समय में वो CO2 को ले लेते हैं अंदर, रात के समय में CO2 को अंदर ले लेते हैं, उससे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेते हैं और दिन के टाइम में ना उससे ये सारे काम करा लेते हैं, भाई ये एब्जॉर्ब किया और उसका ब्रेक डाउन करके सब करके सिंथेसिस करके ये बना लेते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब बनाना, ठीक है। तो इसमें एनर्जी भी बन रही है, सब काम हो रहा है। तो अब हमारा क्या हो गया, ये जो फूड है, यही फूड से अब प्लांट्स क्या करते हैं, ये तो ग्लूकोज है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज कैसे स्टोर होता, प्लांट को ज्यादा काम तो है नहीं, ठीक है, वो बनाते रहते हैं खाना, लेकिन उनका खर्चा नहीं है, ना तो उनको इधर उधर दौड़ना भागना है हमारी तरह, है ना ही उनको खाने का इंतजाम कर रहे हैं, ना ही उनको अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पीछे भागना है, मतलब उनको कोई ये नहीं करना, तो लोकोमोशन नहीं करना। तो जो स्टोर्ड ये जो फूड होता है वो स्टोर एज स्टार्च हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम जो फोटोसिंथेसिस हुई है या नहीं, उसके लिए हम ग्लूकोज टेस्ट नहीं करते हैं, उसके लिए हम स्टार्च टेस्ट करते हैं। एक तो रीजन आ जाता है, भाई हम स्टार्च टेस्ट क्यों करें, स्टार्च तो आपने बताया ही नहीं कहां बन रही। तो स्टार्च कब बन रही है, जब ग्लूकोज स्टोर होता है तो वो स्टार्च की तरह स्टोर होता है, ठीक हो गया। तो ये होने के बाद अब क्या करते हैं, मैंने आपसे कहा डेजर्ट प्लांट क्या कर रहे हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड। आपने ये तीन, इतना ही आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कोई NADP NADPH ऐसा बोलते हैं, छोड़ो उसको, आप सिर्फ ये 3 स्टेप्स याद करो, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये आपका आंसर है। अब आपको इसमें बाकी क्यूरियोसिटी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये स्टेप्स याद करने हैं, इसके टाइप बताना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, ठीक है। मैंने आपसे बोला स्टार्च टेस्ट कर रहे हैं, हमने क्या कहा, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए एक तो चाहिए सनलाइट, ठीक है, एक चाहिए CO2, ठीक है, और एक चाहिए आपको वाटर, और एक क्या चाहिए, क्लोरोफिल, ठीक है। तो आपकी जो एनसीईआरटी में ना ये दोनों एक्टिविटी है कि शो दैट प्रेजेंस ऑफ CO2 इज नेसेसरी एंड शो दैट प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपसे बोला दोनों के लिए हम स्टार्च टेस्ट करेंगे। इससे पहले मैं 2-4 आपको टर्म्स बता देती हूँ। एक है डी स्टार्चिंग। डी स्टार्चिंग क्या होता है, लीव द प्लांट फॉर 72 आवर्स इन डार्क। क्यों, जो प्लांट ने ना पहले से खाना बना के स्टार्च स्टोर कर रखा है ना, वो यूज हो जाए, ठीक है ना, so that the starch is used up, so that the starch is used up, ठीक है। ये तो हो गया डी स्टार्चिंग का। दूसरी चीज हमारी इसमें है बॉइलिंग इन एल्कोहल। हम क्या करते हैं, जिस भी पत्ते में हमें स्टार्च टेस्ट करना होता है उसको हम निकालते हैं, तोड़ते हैं, बॉइलिंग इन एल्कोहल करते हैं। और एल्कोहल में भी ऐसे नहीं, ये आप लेते हो, ये टेस्ट ट्यूब लेते हो, इसके अंदर है वाटर और इसके अंदर है एल्कोहल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डबल बॉयलर, और इसके अंदर हम वो पत्ती डालते हैं जिसमें स्टार्च करना होता है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका 70 डिग्री सेल्सियस होता है, और जब अगर आप अल्कोहल को डायरेक्ट उबालोगे ना तो वो आग पकड़ सकता है। तो इसलिए जो है वाटर में उबाला जाता है, और वाटर में उबालने के बाद इसका डिस्कलरेशन कर देते हैं। तो डिस्कलरेशन का क्या फायदा है बॉइलिंग इन अल्कोहल का, कि अगर आपने इसका हरा रंग नहीं उड़ाया ना तो आपको जो स्टार्च टेस्ट का ब्लू ब्लैक कलर है उसके साथ ये इंटरफेयर कर सकता है, साफ नहीं दिखेगा। तो इसलिए जो है बॉइलिंग इन अल्कोहल करते हैं, डबल बॉयलर हमने बनाया है, ठीक है। तीसरी चीज इसमें है स्टार्च टेस्ट, ठीक है। ये तीनों टर्म्स आप जान लो। स्टार्च टेस्ट आपने 6-7 क्लास में पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि भाई इस लीव जो भी जिसमें भी आपको स्टार्च का टेस्ट करना है फूड में, उसमें आपने क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करना है, आयोडीन सॉल्यूशन प्लस लीफ, ठीक है, या फूड। तो ये क्या कर देगा, अगर ये ब्लू ब्लैक कलर देगा तो इसका मतलब ये क्या है, स्टार्च इज प्रेजेंट। और स्टार्च अगर बनी है तो इसका मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस हुई है, ग्लूकोज बना है, उससे स्टार्च बना है, क्योंकि ग्लूकोज तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है ना। तो ये तीनों चीजें आपकी हैं, इसको आप नोट कर लो। अब मैं दोनों एक्टिविटी को बता देती हूँ फटाफट। दोनों एक्टिविटी में क्या है, CO2 की प्रेजेंस के लिए हमने क्या करना है, 2 प्लांट्स के वो लेने हैं, ठीक है, ये लेने हैं दोनों, और हमने इसमें हमने अंदर एक में हमने इनको पहले डी स्टार्चिंग करनी है, दोनों को डी स्टार्चिंग 72 आवर्स में डार्क में रखना, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसको ये बेल जार से ऐसे ढकना है, और यहाँ पे हमने वैक्स लगा देनी है। वैक्स क्यों लगा रहे, ताकि बाहर से कुछ हो रहा है, और यहाँ पर हम एक
कटोरी में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ना CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, K2CO3 बनाएगा। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, इसमें जब हमने डिस्टार्चिंग की, इसके अंदर जो भी स्टार्च था यूज्ड अप हो गया, फिर हमने इसको बाहर निकाला और इनको रखा और इसके अंदर KOH रखा और दोनों को बेल जार से ढक दिया, बैग से सील कर दिया। अब हवा ना तो अंदर से बाहर जा सकती है, ना ही बाहर से अंदर आ सकती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने 3-4 घंटे के लिए इसको रखेंगे और फिर उसके बाद हम दोनों में से एक एक लीफ तोड़ेंगे, अल्कोहल में बॉईल करेंगे डबल बॉइलर में, और फिर हम देखेंगे कि जो ये वाला लीफ है ना, उससे ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, इससे ब्लू ब्लैक कलर आया। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन ऐसा है, इसका क्या कंक्लूजन निकला कि इन एब्सेंस ऑफ CO2 फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस। इसका मतलब है कि CO2 तो एब्जॉर्ब हो गई थी, तो इस बेल जार के अंदर CO2 है ही नहीं। अब सनलाइट तो पड़ रही है, इसको सन में रखा हुआ है, सनलाइट तो पड़ रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि CO2 ही नहीं है, तो CO2 की प्रेजेंस जो है वो जरूरी है। दूसरा क्लोरोफिल वाला कर देते हैं, इस तरह की ना वेरीगेटेड लीव्स होती हैं जिसमें ऐसे ऐसे पैटर्न होते हैं, कहीं पे क्लोरोफिल होता है, कहीं पे क्लोरोफिल नहीं होता है, इनको वेरीगेटेड लीव्स बोलते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होगा कि भाई आपने जो ग्रीन वाले पार्ट ने जो बनाया ग्लूकोज, वो स्टार्च जब बनागा तो येलो वाले पार्ट में, दूसरे कलर वाले पार्ट में भी चला जाएगा, ठीक है। आपने डिस्टार्चिंग की, सारा यूज अप हो गया। यूज अप होने के बाद फिर आपने क्या किया, फिर उसके बाद आपने इसका ये पैटर्न बना लिया, ठीक है। सॉरी, पहले आपने इसको धूप में रखा, धूप में रखने के बाद 2-3 घंटे के बाद आपने दोनों का एक एक पत्ता तोड़ा, सॉरी इसका एक पत्ता तोड़ा, दोनों का नहीं, एक ही तुम्हारा प्लांट है, तो पत्ता तोड़ा, और पत्ता तोड़ने के बाद आपने इसमें वही किया, वाटर से धोया, अल्कोहल में बॉईल किया, और फिर उसके बाद आपने स्टार्च टेस्ट किया। स्टार्च टेस्ट किया उससे पहले हमने इसका पैटर्न नोट कर लिया था कि किस तरह का पैटर्न इसमें है, क्योंकि अल्कोहल के बाद तो सब डिस्कलर हो गया है ना। तो आपने देखा जिस पैटर्न में ग्रीन कलर था ना, जिस पोर्शन में, उसी पोर्शन में ब्लू ब्लैक कलर आया, क्योंकि क्या हुआ है कि 2-3 घंटे में स्टार्च बन तो गया, लेकिन इतना टाइम नहीं हुआ कि वो ट्रांसपोर्ट हो जाए येलो वाले पार्ट में, ठीक है। तो इसलिए जो है ये बता रहा है कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस जो है वो नेसेसरी है। तो ये आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आ गया है सारा, ठीक है। स्टोमेटा का रोल आ गया है इसमें। स्टोमेटा आपके टाइनी होल्स है ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ, और जो कि क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प कर रहे हैं, ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक पत्ते के पीछे की साइड में ना वो लगा दोगे, वैक्स लगा दोगे, तो वो पत्ता मुरझा जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है अभी, ठीक है, ना तो गैसेस आ रही है, ना ही कुछ हो रहा है। अब उसके बाद जो दूसरा आता है आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, उसमें हम जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो आपके कोर्स में है सिर्फ। होलोजोइक में भी पहले मैं बताती हूँ अमीबा का, ठीक है। अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इरेगुलर शेप्ड है, वो अपने उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे वो ऐसे ऐसे स्यूडोपोडिया से बना लेता है, ठीक है। इसी की हेल्प से मूवमेंट करता है, सब कुछ वो इसकी हेल्प से कर रहा है, ठीक है। ये इसका आ गया साइटोप्लाज्म। अब अगर यहाँ पे फूड आ जाए तो ये क्या करेगा, इस फूड को क्या करेगा, एनगल्फ कर लेगा, ऐसे ऐसे करके एनगल्फ कर लिया, और ये उसने बना ली वैक्यूल, ठीक है। ये क्या है, फूड, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये फूड वैक्यूल बोलते हैं इसको, फूड वैक्यूल बन गई। इसके अंदर आ जाते हैं एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, जो कि डाइजेस्टिव प्रोसेस को क्या कर देते हैं, फास्ट बना देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका एंजाइम्स। एंजाइम्स ने क्या करना है, इस फूड को डाइजेस्ट कर देना है, ठीक है। डाइजेशन का प्रोसेस, तो सबसे पहला ये जो प्रोसेस हुआ, ये हुआ है इंजेशन, ठीक है। इंजेक्शन होता है टेकिंग इन ऑफ फूड, अमीबा बताया जा रहा है पहले, क्योंकि सेम तरह का आप ह्यूमंस में बता सको। तो इंजेक्शन इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। इंजेक्शन मींस टेकिंग द फूड इन, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस है डाइजेशन, जिसमें क्या हो रहा है, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सो दैट दे कैन बी एब्सॉर्ब्ड। तो यहाँ पर ये डाइजेशन हो रहा है एंजाइम की हेल्प से, किसके अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर, ठीक है। तो ये आ गया आपका डाइजेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें क्या होगा, ये वैक्यूल है, इससे क्या हो रहा है, फूड तो अब है ही नहीं इसके अंदर, ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। जो बाकी वो है ना, बाकी बॉडी है उसके अंदर फूड का क्या हो जाएगा, डाइजेस्टेड फूड का, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है जो इससे क्रॉस हो सके, उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो अगला प्रोसेस आ जाएगा आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि भाई अब ये जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है,
इसको यूज करना अपने बाकी पोर्शन में जा करके उससे अलग चीजें बनाना, उसको ग्रोथ के लिए यूज करना, ये प्रोसेस है एसिमिलेशन। सो एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर इसमें लास्ट पार्ट आता है कि भाई ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसको छोड़ के ये कहाँ मूव कर जाता है, आगे मूव कर जाता है, और इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। सो गेटिंग रिड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये हमारे 5 आपके स्टेप्स हो गए हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के। सेम ह्यूमंस में भी हो रहा है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। डाइजेस्टिव सिस्टम का आपके लिए डायग्राम बना दिया है, मेरी बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है बट हाँ आपको ये एक्सप्लेन हो जाएगा सारा का सारा। तो ये हमारा जो है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें ये जो ट्यूब है इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इसके अलावा ये जो इसमें ग्लैंड्स हैं 3, ये ग्लैंड्स भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होती है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल प्लस दीज ग्लैंड्स इज डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जो है बकल कैविटी से शुरू होकर ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस है, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, उसमें लिवर और पैंक्रियाज भी होते हैं। पैंक्रियाज नहीं लिखा है मैंने। सबसे पहले क्या है, जो हमारा ये माउथ है ये हमारी है बकल कैविटी, ठीक है। नंबर 1 आया बकल कैविटी। यहाँ पे हम इंजेक्शन करते हैं, फूड का टेक इन करते हैं। जब हमने फूड टेक इन किया तो फिर क्या होगा, ये जो टंग है उसको टेस्ट करेगी, टीथ जो है उसकी ग्राइंडिंग करेंगे, उसको बारीक बारीक बना देंगे, और जो ग्राइंडिंग करने के बाद क्या होगा, ये हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जैसे हमने खाना देखा और सोचा खाने के बारे में तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट कर देते हैं। तो सलाइवा जो है उसको अच्छा पेस्ट सा बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, जो सिक्रीशन करते हैं उसमें क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम होता है जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, PTYLIN, टाइलिन भी बोलते हैं। तो ये जो एंजाइम है वो सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। अब इसका काम क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट है ना हमारे फूड में 5 चीजें हैं, आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स तो हमारे क्या है, प्रोटेक्टिव फूड है। इसके अलावा जो मेन डाइजेशन होता है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का होता है। तो 1 बाय 1 देखेंगे हम किस तरह से, कहां से किस चीज का डाइजेशन शुरू होता है। तो इंजेक्शन के साथ ही ना कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है। आपका जो हमारा फूड है उसमें आ जाएगा आपका ग्लूकोज नहीं, कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च है उसमें हमारा सलाइवरी एमाइलेज जो है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, सलाइवरी एमाइलेज उसको माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज शुगर क्या होता है, क्योंकि शुगर है स्वीट लगती है टेस्ट में, तो अगर आप देखोगे बॉइल्ड राइस या चिवड़ा को ना बहुत देर तक चबाओगे तो वो माल्टोज शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको मीठी लगने लग जाएगी। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाने को जल्दी से स्वेलो कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ डाइजेशन का प्रोसेस बकल कैविटी के अंदर भी चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, माल्टोज शुगर में कन्वर्ट हो गया है, कौन, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से शुरू है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे नंबर में है वो यहाँ से क्या होता है, बकल कैविटी में आपको बोला टीथ, जो 32 दांत है ना, आगे के इंसिजर्स जो बाइट कर रहे हैं, साइड में कैनाइन्स जो टीयर कर रहे हैं, और फिर प्रीमोलर्स और मोलर्स जो च्यू करने में हेल्प कर रहे हैं, ग्राइंड करने में हेल्प कर रहे हैं। टंग क्या कर रही है, बातें करने में हेल्प कर रही है, टेस्ट करने में हेल्प कर रही है, और मिक्सिंग, मस्कुलर ऑर्गन है, थकती नहीं है। मैं पूरा दिन क्लास ले लूं मेरी टंग नहीं थकती है। तो इस तरह से टंग जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स है। उसके बाद फिर ये जो फूड आता है यहाँ से स्वेलो करता है, स्वेलो करने में सलाइवा ने हेल्प की है, ठीक है। नहीं तो हमारा कभी सूखा होता है तो हमें खांसी आने लगती है। तो अब ये ईसोफेगस में कोई डाइजेशन, ईसोफेगस है फूड पाइप, ठीक है, ये दूसरे नंबर का पार्ट आपका आ गया है। तो ईसोफेगस में क्या हो रहा है, कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है। इसमें क्या होता है, इनवॉलेंट्री, आपने मूवमेंट पढ़े थे ना मसल्स के, हमारी मर्जी के बगैर जो काम चलते हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स का काम हो रहा है। कैसे हो रहा है, जो फूड आ गया ये हो गया, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं इसको, ऐसे ऐसे करके खाना आगे जा रहा है हमारी मर्जी के बगैर, सोए हो तो भी जाएगा, ठीक है, हर तरह से जाता है। तो ईसोफेगस में क्या होता है, खाना अब क्या कर जाता है, स्टमक के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक डायाफ्राम बनाया है। डायाफ्राम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये रेस्पिरेटरी लंग्स की कैविटी को स्टमक की कैविटी से सेपरेट करता है और ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो स्टमक में आ गया। स्टमक में आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं।
तो ये हाईली मस्कुलर ऑर्गन है, एक्सपेंडेबल है ना, खाना खाते में लगता है इतना नहीं खाया जाएगा पर कई बार हम खा भी लेते हैं, अच्छा लगता है तो एक्सपेंडेबल बैग है, मस्कुलर है और इसके अंदर बहुत सारी क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं स्टमक में, इसोफेगस में तो कोई भी वो टेक प्लेस नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब आ गया है स्टमक में, स्टमक में फूड आ गया तो जो गैस्ट्रिक जूस आया गैस्ट्रिक ग्लैंड से, गैस्ट्रिक जूस, उसमें तीन चीजें हैं, उसमें HCl है, उसमें म्यूकस है और उसमें पेप्सिन है, एक्चुअली पेप्सिनोजन है, ठीक है, पेप्सिनोजन एंजाइम यहां से निकलता है। तो HCl क्या कर रहा है, HCl के दो काम है, एक तो काम है जर्म्स को किल करना, दूसरा काम है मीडियम को एसिडिक बनाना। हमारा जो सलाइवा होता है ना समवट बेसिक होता है, तो मीडियम को क्या बनाना, एसिडिक बनाना। तो क्या फायदा है मीडियम को एसिडिक बनाने का, उसका फायदा है कि पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन एंजाइम में, मतलब जो पेप्सिनोजन है वो इनएक्टिव है और पेप्सिन जो है वो एक्टिव है, वो प्रोटीन का डाइजेशन कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ गया है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, एक लेयर होती है, लेयर इनसाइड द स्टमक, ठीक है, वो क्या करती है, इस एसिड से स्टमक की लेयर को प्रोटेक्ट करती। फूड जैसे ही यहाँ पे आता है ना, तब उसके बाद HCl सीक्रेट होता है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जो बंद हो जाएगा, यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है जो बंद हो जाएगा, खाना अब इसके अंदर रहेगा, चर्निंग होगी, ग्राइंडिंग होगी, आपको आवाज भी आती है कभी कभी, ठीक है, तो वो सब इसके अंदर हो रहा है। 2-3 घंटे के लिए खाना यहाँ पे रहेगा, तो ग्राइंडिंग हो गई उसकी, ठीक है ना, चर्निंग हो रही है थोड़ा सा, और इन गैस्ट्रिक जूसेस के साथ जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट कर रहे हैं उसके साथ इसकी मिक्सिंग हो रही है इस फूड की। तो ये फूड की मिक्सिंग हो गई है, उसमें पेप्सिन जो एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम क्या कर रहा है, प्रोटीन्स को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स क्या है, सिंपलर प्रोटीन्स है, फाइनल प्रोडक्ट तो अमीनो एसिड है, वो नहीं बना है अभी, तो पेप्टोन्स बन रहे हैं और ये काम हो रहा है HCl की प्रेजेंस, ठीक है। अगर कभी हमें बल्जिंग आती है, फूड वापस आता है तबीयत खराब हो तो उसके बाद हमें क्या होता है, जलन होने लगती है, क्योंकि हमारे इसोफेगस में म्यूकस की लाइनिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, अब जैसे ही फूड, अब ये 2-3 घंटे हो गए, सारा काम हो गया, तो फूड यहाँ एंटर करेगा ना, तो यहां से कॉमन बाइल डक्ट जो है इसके अंदर आ जाती है, ये आया यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम बोलते हैं, तो ये पार्ट्स वगैरह नहीं है आपके पास। यहाँ पे क्या है, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर, ये जो लिवर है लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, और ये जो है बाइल जूस बनाती है और गॉल ब्लैडर में स्टोर करती है। जैसे ही खाना आता है तो गॉल ब्लैडर से ये बाइल जूस यहाँ आता है और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है ना, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस, तो ये कुछ इस तरह का है, ये पैंक्रियाज से आया है और ये लिवर से आया है, ठीक है। लिवर से क्या आया है, बाइल जूस, और पैंक्रियाज से क्या आया है, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। जो बाइल जूस है उसके दो काम हैं, एक तो काम है इसका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या है, जैसे हम कपड़े धोते हैं ना अगर पाउडर में डिटर्जेंट पे, तो हम क्या करते हैं उसको ऐसे ऐसे झाग बना लेते हैं, उससे क्या होता है, क्लीनिंग अच्छी होती है क्योंकि इमल्सिफिकेशन हो गया। वही यहाँ पे क्या कर रहा है, फैट्स का जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे ग्लोब्यूल्स में, छोटे ड्रॉप्स में तोड़ दे रहा है, तो उसको प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ये करता है बाइल जूस। दूसरा काम ये करता है, मीडियम को बना देता है एल्कलाइन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पेट में, स्टमक में तो कैसा मीडियम था, एसिडिक था, उसको हमने खत्म करना है, तो यहाँ पे ये जो है तभी पैंक्रियाज के जूसेस काम करेंगे, ठीक है। इसके लिए अब से हेल्प करेगा एल्कलाइन। जिन लोगों का गॉल ब्लैडर निकल जाता है, उनको परेशानी होती है, उनको बोला जाता है कि थोड़ा सा लाइट फूड आप खाएं, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें जो ये जो इमल्सिफिकेशन है मेक्स द एंजाइम एक्शन मोर एफिशिएंट, ठीक है। अब पैंक्रियाटिक जूस में 3 चीजें हैं। नंबर 1 आपका है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है। दूसरा क्या है इसका काम है, दूसरा जो इसमें एंजाइम है वो है लाइपेज, ठीक है। लाइपेज के नाम से ही लग रहा है, लिपिड, लिपिड यानी कि फैट्स, उनको डाइजेस्ट करेगा। और तीसरा है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन है एक्चुअली, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन बनता है एल्कलाइन मीडियम की प्रेजेंस में। तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज क्या कर देता है, कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है, फाइनल जो भी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म है उन सबको किसमें कन्वर्ट कर देता है,
ग्लूकोज में। लाइपेज क्या कर रहा है, जैसे ही मीडियम एल्कलाइन हो गया और इमल्सिफिकेशन हो गया तो लाइपेज किसको कन्वर्ट कर देता है, फैट्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया है। और उसके बाद फिर ट्रिप्सिन जो है वो किसको कर देता है, सारे प्रोटीन्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये अमाइनो एसिड्स, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लूकोज जो है बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स में हमारे मेन 3 कंपोनेंट्स ब्रेक हो गए हैं। अब ये जो है ये सारी चीजें ये एब्जॉर्ब हो सकते हैं, कहां पे, एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कहा, विलाई में। विलाई क्या है, विलाई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की वॉल ऐसी होती है। ठीक है, विलाई का स्ट्रक्चर का कई बार रहता है कि भाई हाउ इज विलाई, स्ट्रक्चर ऑफ विलाई हेल्प इट इन इट्स फंक्शन। तो विलाई का 3 चीजें होती हैं। एक तो पहली बात है कि ये बहुत लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। आप बताओ, एक कपड़े से पानी पोंछना और एक टॉवल से पानी पोंछना, टॉवल से ज्यादा इजी है ना, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो मोर सरफेस एरिया मोर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। दूसरा ये क्या है, इसकी वॉल बहुत थिन होती है, तो बहुत थिन होती है तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इसकी वॉल को क्रॉस कर लेते हैं और इसके बाहर एक बहुत रिच नेटवर्क है कैपिलरीज का, ब्लड कैपिलरीज का, ये फूड मॉलिक्यूल वहां एंटर कर जाते हैं। अल्टीमेटली तो उसी ने ले जाना है ना सारी सेल्स में, जहां भी जरूरत है वहां तो ब्लड नहीं ले जाना है। तो अल्टीमेटली इसलिए जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसका क्या एम है कि फूड, जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है उसको तोड़ के वो इतना छोटा कर दे कि वो एब्जॉर्ब हो सके विलाई के अंदर। ठीक है, तो विलाई के अंदर जब एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो फिर विलाई से ये फिर ब्लड के थ्रू बाकी सारी सेल्स में जाएंगे। अब क्या हुआ, सारे फूड का तो ये सब नहीं बन पाता है, कुछ फूड जो होता है अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जैसे सेलुलोज। सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारी बॉडी में सेलुलोज रफेज का काम करता है। ठीक है ना, रेशा जो फाइबर बोलते हैं उसका काम करता है। तो वो क्या करेगा, क्लीनिंग करने में हेल्प करेगा बॉडी की। ठीक है ना, बॉवल मूवमेंट में हेल्प करेगा, तो वो होता है। लेकिन जो हर्बीवोर्स प्लांट होते हैं ना, हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि ये जो सेलुलोज होता है उसके लिए एक अलग डाइजेस्टिव चैम्बर होता है, जहां पे कि ये सेलुलोज के लिए बैक्टीरिया होता है डाइजेस्ट करने वाला, वहां पे ये डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसलिए जो हर्बिवोर्स होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्गर देन कार्निवोर्स एंड अदर एनिमल्स होती है, लाइक अस। वी आर, मतलब हम वेजिटेरियन भी हो तो भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन तो छोटी होगी, हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमने धनिया, पुदीना, खीरा वगैरह खाया, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होने वाला है। सेलुलोज क्या है, सेल वॉल में होता है, सेल वॉल तो सेलुलोज की बनती है और सेल वॉल तो हर ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट है ना, तो वो है। अब उसके बाद जो है, अब कुछ फूड जो है अनडाइजेस्टेड रह गया है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मूव कर जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन एक्चुअली छोटी है, स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी, पर स्मॉल और लार्ज कहा गया उनके डायमीटर के बेसिस पे। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, लंबे लोगों की और भी लंबी होती है, छोटे लोगों की थोड़ा छोटी होगी। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन काफी लंबी होती है, इसलिए और इसका डायमीटर कम होता है, पतली होती है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है ना वो ज्यादा होता है, पर ये छोटी होती है। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, कभी कभी इसको जब ओबेसिटी कंट्रोल नहीं होती या जब डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती है तो सर्जन्स इसको काट लेते हैं या इसको स्लीव कर देते हैं, मतलब बांध देते हैं। तो बायरेट्रिक सर्जरी इसको बोलते हैं। बायरेट्रिक सर्जरी इज कटिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सो दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब लेस फूड। ठीक है, एंड वो मोटा नहीं होगा या शुगर कंट्रोल हो जाएगी उसकी। तो इस तरह से करते हैं। अगर आपने कभी सुना, अदनान सामी एक पाकिस्तानी सिंगर है जिनने की इंडिया की सिटीजनशिप ली है, आप उसको गूगल पे देख सकते हो कि वो पहले बहुत मोटे थे और ये बायरेट्रिक सर्जरी कराने के बाद वो जो है पतले हो गए। तो इससे आपको पता चल रहा है कि विलाई की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि अगर खाना पूरा डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर वो स्टोर होगा ना बॉडी में एसिमिलेशन के ड्यूरिंग। तो ये हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है जब ये लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू पास होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू पास होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी विलाई है,
लेकिन ये विलाई फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहे हैं, ये विलाई क्या कर रहे हैं, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में फिर क्या होता है, फूड मूव कर जाता है रेक्टम में, रेक्टम में ये स्टोर हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड सेमी सॉलिड फॉर्म में। अभी तक जो फूड का मूवमेंट हो रहा था वो सब मतलब बहुत ही पतली कंडीशन में हो रहा था, ठीक है ना, सॉलिड, इसीलिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब वो लार्ज इंटेस्टाइन से पास हुआ ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन ने उसमें से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद फिर बाकी जो सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस में आ गया, सॉरी रेक्टम में आ गया, और रेक्टम से अब ये एनस में यहाँ पर एक एनल स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर मसल इस टाइप की होती है जो ऐसे करके बंद कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह से इसको बंद कर लेती है, और जब ये भर जाता है तो डेली बेसिस पे हम लोग इसको रिमूव कर लेते हैं, इसको फीकल मैटर बोलते हैं, ठीक है। ये सॉलिड वेस्ट है हमारी बॉडी का। जब हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे सॉलिड वेस्ट जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम निकालता है, एक्सक्रीशन ये नहीं है, एक्सक्रीशन के और भी पार्ट्स हैं, उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो ये हो गया है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। न्यूट्रिशन के बाद अब करते हैं रेस्पिरेशन का रिवीजन, ठीक है। वैसे तो हम रेस्पिरेशन तो हम कर ही रहे हैं, हम एयर इनटेक कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, और उसके बाद उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, हमने जो फूड खाया है उसके ब्रेक डाउन के लिए, और फिर हम उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे दो चीजें हैं कि ब्रीदिंग तो क्या होती है, जस्ट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, टेकिंग इन ऑफ एयर एंड रिलीजिंग इट, ये तो हो गया आपका ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक जस्ट फिजिकल प्रोसेस है, और जो रेस्पिरेशन है वो केमिकल प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, और इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, उस एनर्जी को यूज कर रहे हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड के लिए टू रिलीज एनर्जी, और फिर एक्सहेल कर रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ठीक है। तो ये तो हमारा है रेस्पिरेशन। ये वाला जो रेस्पिरेशन जो मैंने अभी बोला कि भाई ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो ये जो है ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो एब्सेंस ऑफ एयर में होता है या लैक ऑफ एयर में होता है, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो आपका होता है एयर की प्रेजेंस में, ठीक है। नॉर्मली हम एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं। तो उसके अलावा हमारी मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, यीस्ट करते हैं, और ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो करते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो करते हैं। तो कैसे, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। ब्रेक डाउन ऑफ फूड तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हुआ, अभी ब्रेक डाउन किया हमने स्मॉलर पार्टिकल्स में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हुआ है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड्स और ग्लूकोज बनाए हमने, हमारी बॉडी ने, डाइजेस्टिव सिस्टम ने, और उनको एब्सॉर्ब किया। यहाँ पर ब्रेक डाउन ऑफ फूड हुआ ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है, सो दैट दे कैन बी एब्सॉर्ब। यहाँ रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो प्राइमरी फ्यूल है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, उसके अंदर प्लांट से सोलर एनर्जी ट्रैप की, उस एनर्जी को हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब वो कैसे निकाल रहे हैं, कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में निकाल रहे हैं, कि एब्सेंस में निकाल रहे हैं, कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में निकालते हैं, उसके बेसिस पे जो है रेस्पिरेशन का टाइप आपका होता है, ठीक है। तो जो आपका रेस्पिरेशन है वो आपका दो टाइप का है। तो उसमें क्या है, एक है एरोबिक जो ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और एक है एनएरोबिक, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज के लिए एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट बहुत बार बनाने के लिए आता है। सबसे पहले जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर किसी भी टाइप के रेस्पिरेशन में साइटोप्लाज्म का बन जाता है पाइरुवेट, ठीक है। और पाइरुवेट जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। जब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी निकलती है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। तो कितने पाइरुवेट बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट, ठीक है। तो ये 2 पाइरुवेट बन गए, ये काम हुआ साइटोप्लाज्म में। इसके साथ प्लस आपकी कुछ एटीपी निकली, यानी कि एनर्जी निकली। एटीपी क्या होता है, एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये जो है एटीपी है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, स्टोर हो जाती है। और जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, जब हमें जरूरत होती है वहां से निकालते हैं, तो ऐसे ही एटीपी के फॉर्म में बॉडी एनर्जी को स्टोर करती है, और जब चाहिए होता है उसको तोड़ के एनर्जी निकाल लेती है, ठीक है। तो ये पाइरुवेट जो है आपका 3 तरह से टूट सकता है।
जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि यीस्ट में कैसे टूटता है। यीस्ट आपने देखा है, छोले भटूरे डोसा वोसा खाते हैं, उस सब में जो है यीस्ट होता है, यीस्ट की प्रेजेंस से होता है। तो उसका एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, वो कैसे होता है, इसमें आ जाता है CO2 प्लस इथाइल एल्कोहल। अब तो आप कार्बन पढ़ चुके हो तो आप इसको बता सकते हो कि इथेनॉल है, प्लस इसमें कुछ निकलती है ATP, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, एब्सेंस ऑफ एयर में हुआ है, एब्सेंस ऑफ एयर में हुआ है। तो छोले भटूरे या कुछ ऐसा आटा गूंदना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यीस्ट के क्रिस्टल या फ्रेश यीस्ट रहता है उसको कवर करके रखते हैं, क्योंकि उसको वो नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, एनारोबिक में हो रहा है तो उसमें CO2 आएगा। तो CO2 की वजह से क्या होता है, वो फूड फ्लफी हो जाता है, ठीक है। तो ब्रेड वगैरह में भी यूज होता है, काफी यूज है इसका। ये जो है अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज होता है, अल्कोहल के काफी सारे यूजेस हैं, आपका मेडिसिन वगैरह में भी यूज होता है। दूसरा हमारा है इन मसल्स, ठीक है। मसल्स में कब होता है ये, लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या चीज है ये, हमारी मसल्स क्यों कर रही है एनारोबिक रेस्पिरेशन, कि हमारे पास देखो हमने बहुत एक्सरसाइज की, तो जो हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन का रूट है ना, जो एरोबिक रेस्पिरेशन वाला जो नॉर्मली होता है बॉडी के अंदर, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है एनर्जी की रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम इतना तेज तेज भाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मसल्स क्या बोलती हैं कि भाई मेरे पास जो फूड स्टोर है ना, उसको मैं यूज कर लूंगा एनर्जी निकालने के लिए। तो मसल्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड करते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और वो बनाते हैं लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड प्लस ATP, बहुत थोड़ी सी एनर्जी निकलती है इसमें। और ये लैक्टिक एसिड अगर आप इससे क्या होता है, क्रैम्प्स हो जाते हैं, है ना। अगर आप इसको मसाज करोगे या हॉट वाटर बाथ लोगे तो आपको रिलीफ आ जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, उससे अपना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा लिया हॉट वाटर बाथ किया इससे, तो मसाज से। तो फिर क्या होगा, लैक्टिक एसिड फिर एरोबिकली टूट जाएगा, ये जो भी मैं लिखूंगी। और तीसरा जो है ये हो रहा है इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक सेल का एक ऑर्गेनेल है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना एंट्री नहीं है विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें प्लस O2 आएगा, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। तो ये कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है CO2 प्लस H2O प्लस ATP, और बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती, क्योंकि सारे बॉन्ड टूट गए। ये 1 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। CO2 में एक ही कार्बन है, लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन है, और यहाँ पे 2 कार्बन और ये 1 कार्बन। तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी इसमें निकलती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। ये एनर्जी को हम स्टोर करें या खर्च करें, कुछ भी करें, तो ये आपका आ गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। इसको रेस्पिरेशन बोल रहे हैं हम। C6H12 का ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, एनर्जी रिलीज कैसे हो रही है, और इसके अंदर एनर्जी कहां से आई, प्लांट्स ने डाली है फोटोसिंथेसिस में, जो हमने अभी अभी पढ़ा था, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आपको याद रहना चाहिए। अब जो है हमें पता है कि भाई हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो लंग्स हमारे हैं। तो इस तरह से सारे ऑर्गेनिजम्स में लंग्स होते हैं क्या, नहीं। अर्थवॉर्म के अंदर हमारा होता है, अर्थवॉर्म के अंदर आती है उसकी मॉइस्ट स्किन, ठीक है ना। इसलिए आपको कहा गया था वर्मी कंपोस्ट पिट में आप सॉल्ट मत डालो, ऑयल मत डालो, उसके बॉडी में ऑयल की लेयर हो जाएगी, तो वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, है ना, ऑयल आ जाता है। तो इसी तरह से फिश जो होते हैं उनके पास होते हैं गिल्स, और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास होते हैं ट्रैकिया, ठीक है। हमारे ट्रैकिया की तरह नहीं है। इसके में क्या होता है, जैसे ये इंसेक्ट की बॉडी है, तो ये ऐसे ऐसे करके इसमें ट्रैकिया होते हैं, जो मेन बॉडी की कैविटी के अंदर ऑक्सीजन को ले जाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे होल्स हैं, जिनको हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं। इंसेक्ट्स के अलावा फ्रॉग आ गया। फ्रॉग क्या लैंड में होता है तो लंग से करता है, और वैसे क्या करेगा, मॉइस्ट स्किन से भी ये ब्रीथ करता है। इसके जो टेडपोल्स होते हैं वो गिल्स से ब्रीथ करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आ गए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं इसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। देखिए फटाफट डायग्राम बना दिया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो इसके कौन कौन से पार्ट है, सबसे पहले तो नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी में क्या होता है, हेयर और म्यूकस होता है। तो यहां से जब एयर आती है तो जो हेयर और म्यूकस में डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। उसके बाद इसलिए जो है जो नोज ब्रीदिंग है इज बेटर देन माउथ ब्रीदिंग, क्योंकि माउथ में ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं है,
फिर उसके बाद यहाँ ये बकल कैविटी और नेजल कैविटी जहां मिलती है उसको फेरिंग्स कहते हैं, फेरिंग्स यानी कि थ्रोट, ठीक है। उसके बाद ये फिर वॉइस बॉक्स है हमारा, क्या है वॉइस बॉक्स, आप हाथ लगा के फील भी कर सकते हो कि वाइब्रेशंस हो रही है इसमें। तो वॉइस बॉक्स के उसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो ट्रैकिया है, ट्रैकिया में जो मैंने बनाए हैं ये ऐसे सेमी सर्कुलर जो होते हैं वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। ये जो जब हमारे हवा नहीं हो ना तो उसको कोलैप्स नहीं होने देते। जैसे अगर आप बैलून्स वगैरह में देखोगे अगर हवा निकल जाती है तो कभी कभी बैलून जो उसका नेक होता है वो चिपक जाता है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं और तो ये जो है अनुलोम विलोम नहीं, वो कपालभाति जब हम करते हैं तो हम तेजी से सांस निकालते हैं, लेकिन ये कोलैप्स नहीं होता क्योंकि ये ट्रैकिया जो है कार्टिलेज के बने हुए, तो ये इसको अपने उसमें फॉर्म रखते हैं। फिर उसके बाद ये ट्रैकिया दो हिस्सों में बढ़ जाता है। देखो ये ट्रैकिया जो है इंसेक्ट्स के ट्रैकिया से डिफरेंट है, ये दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा ब्रोंकाइटिस, ठीक है, वो ये बीमारी। तो फिर उसके बाद ये फर्दर आगे डिवाइड हो जाता है ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल जो है ब्रोंक्यूल एंड करते हैं ऐसे एल्वेलाई के, जैसे आपने देखा ये एक सिंपल लाइन है, ये आपकी ये विलाई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, अगर मैं एल्वेलाई कहूं तो वो ऐसा है। तो देखो कितना सरफेस एरिया बढ़ा दिया है। अगर हम लंग्स को फैलाएं ना एक उसमें, तो पूरा एक घर की छत के बराबर एरिया ये कवर कर लेंगे, उससे भी ज्यादा, ठीक है। तो ये जो है ये एल्वेलाई है, लार्ज सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, ठीक है। विलाई ने भी सरफेस एरिया बढ़ाया था एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड के लिए। तो एल्वेलाई क्या कर रहे हैं, लार्ज सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, जो कि लंग्स का मेन काम है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी वॉल ना बहुत ही थिन होती है और इसमें रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। तो रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होने से क्या होता है, एक्सचेंज, क्योंकि लेके तो जाना है ब्लड को, तो ब्लड की जितनी अच्छी सप्लाई होगी, जैसे रोड का ट्रांसपोर्ट हो गया, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा ये सब काम। तो यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन जो है, जो एक्सचेंज है गैसेस का, बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि ये लार्ज सरफेस। लेकिन अगर हम कोई सिगरेट पीता है उसके लंग्स में टार जमा हो जाता है तो ये एल्विलर सरफेस कवर हो जाती है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इतनी अच्छी तरह से नहीं होता, इसलिए उसको खांसी आती है। क्योंकि ये जो हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इस तरह से कि कोई फॉरेन पार्टिकल अगर इसमें एंटर कर गया तो उसको खास करके बाहर निकालता है, ठीक है, जिसको हमारा ब्रेन का जो हाइंड ब्रेन वाला एरिया था वो इसको कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, उन रिफ्लेक्सेस को। तो उसके बाद हमने क्या कहा कि एक एपिग्लॉटिस होता है, आप अपना मुंह खोल करके देखोगे तो आपको जोर बड़ा सा खोल करके तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये स्ट्रक्चर है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे विंड पाइप को बंद कर देता है और ताकि हम खाना जो है फूड पाइप में चला जाए आराम से। जब इसीलिए बोला जाता है खाना खाते समय बोलो नहीं, अगर आप बोलोगे तो फूड जो है आपके विंड पाइप में जा सकता है तो आपको खांसी आ सकती है, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अगर यहाँ पर जैसे दिल्ली में अगर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है या सिटीज में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है तो वहां पर भी लोगों के लंग्स जो है बहुत ज्यादा खराब होते हैं। जितना हेल्दी लंग्स होंगे उतने पिंक दिखाई देंगे, क्योंकि एल्विलर सरफेस कवर नहीं होगी पॉल्यूटेंट्स एसपीएम वगैरह से, तो फिर वो उतना ही ज्यादा पिंक दिखाई देंगे। रेस्पिरेशन का तो हमारा पूरा हो गया, बट मुझे याद है कि एक आपका ब्रीदिंग वाला सेक्शन रह गया है। ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, तो ब्रीदिंग में हमारा जो ये लंग्स है और ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके अलावा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है डायफ्राम। डायफ्राम दो काम करता है, एक तो ये एब्डोमिनल कैविटी को चेस्ट कैविटी से अलग करता है, दूसरा ये ना ब्रीदिंग में हेल्प करता है। जब लंग्स फुली एक्सपेंडेड होते हैं ना, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम एयर को इनहेल करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये एयर इनहेल की तो ये एक्सपेंड हो जाएंगे ना, ऐसे करके एक्सपेंड हो जाएंगे, तो ये डायफ्राम जो है फ्लैट हो जाता है। और जब हम एक्सहेल करते हैं, यहां से एक्सहेल कर रहे हैं तो चेस्ट कैविटी भी इसके बाहर वो है ना, जैसे रिब्स है, तो चेस्ट कैविटी भी थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होती है। उसके अलावा ये डायफ्राम जो होता है ये ऐसा हो जाता है, तो ये चेस्ट कैविटी को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह से ब्रीदिंग की प्रोसेस में हेल्प मिलती है, ठीक है। दो काम हो गए डायफ्राम के। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में इसके अलावा डिफरेंस आता है। सो रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है, ब्रीदिंग जो है वो फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, एनर्जी बनती है, और ब्रीदिंग में कोई एनर्जी नहीं बनती और ना ही कोई नया सब्सटेंस बनता है।
ठीक है। तो ये आपका आ गया पूरा। ब्रीदिंग में जो है, रेस्पिरेशन में जो है फूड का ब्रेकडाउन होता है, यहाँ कोई फूड का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। तो अब ये रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन वाला पार्ट जो है पूरा हो गया है। वीडियो लंबा हो गया है, तो ऐसा करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन को अलग से करेंगे डिस्कस। और प्लांट्स का तो आपको पता ही है कि स्टोमेटा से वो करते हैं, स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। तो अगर आपको पसंद आया है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।